हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स अवेयर। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन टू एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स। एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स का मतलब होता है ऐसा जलीय वातावरण जहां पर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है इंटरनल प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, और एडॉप्टेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का अपने वातावरण के अनुसार चेंजेस लाना ताकि वो अपने वातावरण में बेटर तरीके से सर्वाइव कर सके। यानी आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन पाया जाता है। यह आज की क्लास का सिनॉप्सिस है। एक बार इसको आप रीड कर लीजिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि आप आज की क्लास में क्या क्या समझ पाओगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में रहने के लिए जाने जाते हैं, जहां पर जीवन जो होता है बहुत ही कठिन होता है। इन इन्वायरमेंट्स में टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर या पीएच का स्तर नॉर्मल से बहुत अलग होता है, जो इन इन्वायरमेंट्स को एक्सट्रीम बनाता है। इन हार्श कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए खास फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अंटार्कटिका महासागर में जहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो फ्रीज हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन जो होती हैं वो पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक फिश का एग्जाम्पल लिया है। ये फिश जो है इसका नाम है आइस फिश। इसमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि इनके सेल्स को फ्रीज होने से बचाता है। इसी प्रकार से अलग अलग एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन पाए जाते हैं ताकि वे इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने सामान्य कार्यों को जारी रख सकें। जैसे जैसे इन इन्वायरमेंट्स में चैलेंजेस जो हैं बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जीवों में कॉम्प्लेक्स एडॉप्टेशन जो है वो विकसित होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं। सेकेंड है डेफिनेशन एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन उन बदलावों या चेंजेस को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म को अपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। थर्ड है टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के निम्न टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एस्किरेशन और बायो केमिकल मैकेनिज्म जैसे हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए को इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार एडजस्ट करते हैं। यह उन्हें अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को मैनेज करने और एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस मैनेज नहीं रहेगा तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एग्जांपल है आर्कटिक फिश के एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, जिसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में समझा था। ये इनके बॉडी को बर्फ़ बनने से रोकती हैं। सेकेंड टाइप है मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन। ये एडॉप्टेशन ऐसे एडॉप्टेशन होते हैं जिसे आप बाहर से देख सकते हो, जैसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर, शेप, साइज में चेंज होना। मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन वो फिजिकल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर में होने वाले चेंजेस या बदलाव होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट्स में बेटर सर्वाइवल करने में मदद करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है पोलर बियर। पोलर बियर के पास मोटा फर प्रेजेंट होता है जो उन्हें ठंड से बचाता है। तो ये एक मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन का एग्जांपल हो गया। थर्ड है बिहेवियरल एडॉप्टेशन। बिहेवियरल एडॉप्टेशन वो बदलाव हैं जो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर यानी कि व्यवहार या एक्शन में आते हैं और उन्हें अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है बर्ड माइग्रेशन। आपने एनिमल बिहेवियर में बर्ड माइग्रेशन के बारे में ज़रूर से समझा होगा। बर्ड्स जो होती हैं वो सर्दियों में माइग्रेट कर जाती हैं ताकि वो गर्म जगहों पर पहुंच सके जहां उनका फूड और फूड रिसोर्स जो होता है वो अधिक होता है। साथ ही साथ उन्हें रिप्रोडक्टिव ग्राउंड मिलती हैं जहां पर वो बेटर तरीके से रिप्रोड्यूस कर सके। यह एक बिहेवियरल एडॉप्टेशन होता है। सेम चीज़ें जो है हमें फिश में भी देखने को मिलती हैं। फिश भी माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट
टाइप हैं डेवलपमेंटल एडॉप्टेशन। डेवलपमेंटल एडॉप्टेशन वो बदलाव होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के विकास या ग्रोथ के दौरान होते हैं और इन्हें अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अधिक सक्षम बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, कुछ फ्रॉग्स का इस प्रकार डेवलप होना कि वो सेसनल प्लांट्स जो होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ मौसम में भरे होते हैं बट अधिकतर मौसम में ये सूख जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, जो कुछ फ्रॉग्स होते हैं उनमें ऐसी एबिलिटी पाई जाती है कि उनके जो टेडपोल्स होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें फास्ट ग्रोथ हो सके, ताकि जो सेसनल पॉन्ड्स हैं उसकी पानी सूखने से पहले ही वो जो फ्रॉग हैं वो एडल्ट फॉर्म में आ जाए। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट एडॉप्टेशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट टाइप है जेनेटिक एडॉप्टेशन। जेनेटिक एडॉप्टेशन में इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि ऐसे लक्षण या गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं में ऐसे बदलाव होते हैं जो कई पीढ़ियों में धीरे धीरे डेवलप होते हैं और ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन करने के लिए अधिक सक्षम बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करना। देखिए एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, बट बैक्टीरिया में कई पीढ़ियों में धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, इनमें कुछ इवोल्यूशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये जो एंटीबायोटिक होते हैं वो इनको किल नहीं कर पाते हैं। इससे बैक्टीरिया जो होता है उनका सर्वाइवल और जो रिप्रोडक्शन है वो अधिक सक्षम बन पाते हैं। थर्ड है टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स एंड एडॉप्टेशन। पहला एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट है हाई सैलिनिटी इन्वायरमेंट्स। हाई सैलिनिटी इन्वायरमेंट्स वो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, आवास होते हैं या स्थान है जहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल सी वाटर से ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल है डेड सी। यह जॉर्डन और इज़राइल के बीच है। ये जॉर्डन है और ये इज़राइल है, इसके बीच में डेड सी जो है वो प्रेजेंट है, जिसका सैलिनिटी यानी कि जो वाटर में सॉल्ट की मात्रा होती है नॉर्मल वाटर से सी वाटर से 30% ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ जो है सर्वाइवल नहीं कर सकती, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं थ्रिव करते हैं, फलते फूलते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल है ग्रेट सॉल्ट लेक। यह यूएसए में ऊठा नाम का स्थान है, वहाँ पर पाया जाता है। इसका सैलिनिटी लेवल जो है अक्सर 10% से ज़्यादा होती है। ये हो गया एग्जांपल हाई सैलिनिटी इन्वायरमेंट्स के। बट इनमें चैलेंजेस क्या होते हैं, तो इसमें मेन चैलेंजेस हैं ऑस्मोटिक स्ट्रेस। हाई सैलिनिटी की वजह से सेल से पानी बाहर निकल जाता है जो डिहाइड्रेशन और सेलुलर डैमेज कर सकता है। देखिए आपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझा ही होगा। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर जो होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। जब हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हाई सैलिनिटी इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो हाई सैलिनिटी इन्वायरमेंट्स में जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो वाटर का में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें से वाटर जो होता है सैलिनिटी एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में जाने लगती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और सेलुलर डैमेज का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है और जो सेल होती हैं वो श्रिंक करने लग जाती हैं, जिससे सेल जो होती हैं वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके लिए इनमें कुछ स्पेशल टाइप के एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, जिसमें पहला एडॉप्टेशन है कॉम्पेटिबल सॉल्यूट्स। कॉम्पेटिबल सॉल्यूट्स जो होते हैं ग्लिसरॉल्स और बेंटीन को कहा जाता है। हेलोफिल्स जैसे बैक्टीरिया अपने सेल्स में ग्लिसरॉल्स और बेंटीन जैसे सॉल्यूट्स को इकट्ठा करते हैं जो इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। दूसरा एडॉप्टेशन होता है इनमें सॉल्ट पंप पाया जाता है। सॉल्ट पंप जो होता है होलोफिलिक बैक्टीरिया के पास स्पेशल सॉल्ट पंप्स होते हैं जो एक्सेस सॉल्ट को सेल से बाहर निकालती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है हाई प्रेशर डीप सी इन्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम प्रेशर को समझ लेते हैं। देखिए अगर आपके पास
बहुत सारे बुक हैं और आपने उसको एक के ऊपर एक अरेंज करके रखा हुआ है। मैं बोलूँगा कि अगर आप ऊपर का बुक निकाल के मुझे दीजिए तो आप आसानी से उसको निकाल के मुझे दे दोगे, लेकिन वहीं बोलूँगा सबसे नीचे वाला बुक आप निकाल के दीजिए तो इसको निकालने में आपको भार महसूस होगा, एक प्रेशर महसूस होगा। वही सेम चीज़ जो होती हैं वो डीप सी में होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे समुद्र में गहराई जो होती है बढ़ती जाती हैं, ऊपर का जो वाटर होता है ना वो नीचे के वाटर में प्रेशर क्रिएट करते जाता है। जैसे ऊपर का बुक है वो नीचे के बुक में प्रेशर जनरेट करेगा, भार उत्पन्न करेगा, वैसे ही सेम चीज़ है। हाई प्रेशर डीप सी इन्वायरमेंट्स वो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं जो समुद्र के गहरे हिस्सों में होते हैं, जहां प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1100 एटम या उससे भी अधिक, और लाइट की कमी होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो सन की लाइट होती हैं वो पिनेट्रेट नहीं कर पाती समुद्र के पानी को ज़्यादा दूर तक, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वहाँ पर कम पहुँचती हैं। एग्जाम्पल है इसका मेरिना ट्रेंच। यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जहाँ दबाव अत्यधिक होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, और यह समुद्र के स्तर का लगभग 11,000 मीटर नीचे होता है, और प्रत्येक 10 मीटर में एक एटम्स जो वायुमंडलीय दाब होता है या प्रेशर जो होता है वो लगती हैं, ये याद रखिएगा आप। जब हम हाई प्रेशर डीप सी इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, तो हाई प्रेशर और लो लाइट। हाई प्रेशर डीप सी रीजन में हाई प्रेशर के कारण नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस धीमे हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से जो सेल जो होते हैं वो क्रश कर जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर इनका जो शेप होता है वो डिफेक्ट हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। इससे सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन भी प्रभाव पड़ता है। लो लाइट, यहाँ लो लाइट कंडीशन होती हैं जिससे फोटोसिंथेसिस और सामान्य ऊर्जा उत्पादन पर असर पड़ता है। अब ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए इन ऑर्गेनिज्म में निम्न प्रकार से एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। पहला एडॉप्टेशन है प्रेशर रेजिस्टेंस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। डीप सी ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन में हाई प्रेशर से अधिक फ्लूइडिटी होती है, जिससे सेल क्रश नहीं होता है। देखिए अब इनके सेल मेम्ब्रेन्स में अधिक लचीलापन आ जाता है, जिससे हाई प्रेशर पड़ने की वजह से भी जो सेल होता है वो ब्रस्ट नहीं करता, क्रश नहीं होता, जिससे ये मेम्ब्रेन जो होता है अधिक मजबूती से सेल को सुरक्षा प्रदान करती हैं और उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी बनाती हैं। स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स डीप सी ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स ऐसे इवॉल्व होते हैं कि हाई प्रेशर में भी स्टेबल रहते हैं। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं और 3D शेप में होते हैं। जब तक ये 3D शेप में रहेंगे तब तक अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा। इनका फंक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना। अब जब हाई प्रेशर की बात आती है तो डेफिनेटली इसका 3D स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, जिससे ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स जो होते हैं वो एडॉप्ट होते हैं, जिससे हाई प्रेशर के बावजूद भी ये अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं और केमिकल रिएक्शन को इफ़िशिएंटली परफॉर्म करते हैं। इन एंजाइम्स की एक्टिविटी हाई प्रेशर कंडीशन में भी बनी रहती हैं। थर्ड इन्वायरमेंट है एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स। एक्सट्रीम टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स वे हैबिटेट्स होते हैं जहाँ टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं यहाँ पर जो गर्म वाटर के फव्वारे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है कि पृथ्वी के 3 लेयर्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो उनमें से जो मेंटल लेयर होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो ये वाली जो लेयर होती है ना मेंटल लेयर, वो समुद्र की तली में क्या होती है, वहाँ पर दरार आ जाती है, जिसकी वजह से गर्म फव्वारे जो होते हैं समुद्र के फ्लोर में देखने को मिलते हैं, ओशियन फ्लोर में। और यहाँ का टेम्परेचर है जिसकी वजह से हाई हो जाता है, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये हॉट मिनरल रिच वाटर्स से भरपूर होते हैं। देन दूसरा
एग्जाम्पल है इसका पोलर रीजन। ये एरियाज जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक में टेम्परेचर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, कभी कभी यहाँ -50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, तो दो चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, हाई टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हाई टेम्परेचर होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर टेम्परेचर जो है हाई हो जाती हैं या लो हो जाती हैं तो एंजाइम जो होते हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है प्रभावित होता है और ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है और डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो पोलर रीजन में लो टेम्परेचर मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है, जिससे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। अब इस चैलेंजेस से निपटने के लिए इनमें कुछ स्पेशल टाइप के अडॉप्टेशन पाए जाते हैं, जिसमें पहला अडॉप्टेशन है हीट स्टेबल प्रोटीन्स। हाइड्रोथर्मल वेंट बैक्टीरिया में थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर में भी फंक्शन करते हैं। ये प्रोटीन्स नॉर्मल एंजाइम की तुलना में भी अधिक स्टेबल होते हैं, जिससे वे एक्सट्रीम हीट में भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है थर्मोकोकस गैमेटोलन्स बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के पास हीट स्टेबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंजाइम से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे बॉडी में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से चलती रहती हैं। एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, पोलर फिश, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर पोलर फिश पाए जाते हैं या पोलर रीजन में पाए जाते हैं, और एंटार्कटिक ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी फ्लूइड्स में एंटी फ्रीज प्रोटीन्स बनाते हैं जो आइस क्रिस्टल बनने से रोकते हैं, जिससे उनकी बॉडी फ्रीज नहीं होती। ये प्रोटीन्स उनके सेल को फ्रीजिंग से बचाते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल है अंटार्कटिक आइस फिश, जिसे हमने इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट इन्वायरमेंट है एसिडिक एंड एल्केलाइन इन्वायरमेंट्स। एसिडिक एंड एल्केलाइन इन्वायरमेंट्स वे हैबिटेट होते हैं जहाँ पीएच लेवल जो होता है अत्यधिक एसिडिक होगा या फिर एल्केलाइन होगा। एसिडिक का मतलब होता है जब पीएच का लेवल जो होता है 7 से कम होता है तो उसे हम एसिडिक कहते हैं, और पीएच लेवल जब 7 से ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा एल्केलाइन, जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, एसिडिक हॉट स्प्रिंग। ये हॉट स्प्रिंग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और जनरली यहाँ पर हमें वॉल्केनो जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये प्राकृतिक जल निकाय होते हैं जहाँ पानी का पीएच जो होता है 3 से कम होता है, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाने वाले हॉट स्प्रिंग। दूसरा सोडा लेक्स की बात करते हैं। सोडा लेक्स जो होते हैं यहाँ जो होते हैं वो एल्केलाइन लेक्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पीएच का मान होता है वो 7 से अधिक होता है। एक्चुअल में यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया या इवेपोरेशन की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस लेक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो पीएच है वो 10 से ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, तो एक्सट्रीम पीएच लेवल, बहुत ज़्यादा पीएच लेवल हो जाते हैं, या तो एसिडिक होगा या फिर एल्कलाइन होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो सेल फंक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाता, अफेक्ट होता है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए जो पीएच का लेवल जो है वो भी एक होम्योस्टेटिस में होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, तभी एंजाइम्स जो होता है वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। यह मेटाबॉलिक प्रोसेस को बाधित कर सकता है, जिससे जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाएगी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिज्म को। अब इस समस्या से बचने के लिए इन ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल टाइप के अडॉप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे पहला अडॉप्टेशन है पीएच बैलेंसिंग मैकेनिज्म। एसिडोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। अपने सेल्स को पीएच को मेंटेन करने के रखने के लिए स्पेसिफिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये कंपाउंड्स सेल के अंदर एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे वे एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। देन दूसरा एडॉप्टेशन होता है मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन। एल्केफिलिक्स बैक्टीरिया जो कि
एल्केलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं इनमें मॉडिफिकेशन होता है जो उन्हें हाई पीएच इन्वायरमेंट्स में रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये मॉडिफिकेशन मेम्ब्रेन्स को स्टेबल रखते हैं और सेलुलर प्रोसेस को सुचारू बनाए रखते हैं। फिफ्थ है सिग्निफिकेंस ऑफ एडॉप्टेशन इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। पहला सिग्निफिकेंस है सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए एम्पावर करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके और उन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में फंक्शनल बने रहने में मदद करते हैं, साथ ही साथ उनको रिप्रोडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। सेकंड सिग्निफिकेंस है एनर्जी इफ़िशियंसी। यह एडॉप्टेशन ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं जिससे वे लिमिटेड रिसोर्स का उपयोग करते हुए सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है वहाँ पर बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूड सोर्स जो है मौजूद हो। तो इसलिए जो फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन ऑर्गेनिज्म में, ताकि इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इफ़िशिएंट बने, कुशल पूर्वक काम करते रहे और ये प्रॉपर न्यूट्रिशन प्राप्त करें और बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकें। थर्ड है इवोल्यूशनरी इंसाइट, यानी कि जो इवोल्यूशन है उसको समझने में भी ये महत्वपूर्ण है। यह एडॉप्टेशन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को में इंसाइट देता है जिससे यह समझा आता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे डाइवर्स हैबिटेट्स में थ्रिव करने के लिए इवॉल्व हुए हैं समय के साथ साथ। सिंपल शब्दों में ये जो है नेचुरल सिलेक्शन को बताने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन कंक्लूजन, एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजी को दर्शाता है कि किस प्रकार से वे डिफरेंट टाइप के एक्सट्रीम एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर पाते हैं और रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। सैलिनिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच के एक्सट्रीम को सहन करने के लिए यह एडॉप्टेशन आवश्यक है। ऐसे एडॉप्टेशन न केवल इन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल करने में मदद करते हैं बल्कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे लाइफ के रेजिलियंस और एडॉप्टेबिलिटी का पता चलता है। लास्ट है रेफरेंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बाय पीडी शर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी बाय आर.एल. कोटपाल एंड बाली। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।